कि हम आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। कि हम आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। आप हेलीकॉप्टर से शराब खोज रहे हैं, आप एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कीजिए कि अररिया, कटिहार, पूर्णिया, इस सब साइड में जो गरीब है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, उसको जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य सुविधा मिल पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, कैसे फैसले आप नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में शराबबंदी को जमीन पे लागू करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कानून की बात की जाए, सख्ती से पालन करवाने की बात करते हैं और नए नए तरीके जो है वो अपनाए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की बात तो हमने की ही, पहले ही हेलीकॉप्टर के जरिए शराब ढूंढा गया, तमाम बातें हमने की। अब जो है एक नया फरमान जो है वो आया है कि अब जो शराबी पकड़ा जाता है उसको छूट मिलेगी तब जब जो है वो शराबी शराब से संबंधित कहाँ से शराब पिया, शराब माफिया कौन है, तमाम बातें जानकारी देगी। सवाल उठता है कि जो प्रशासन खुद कल तक सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही थी, शराबी को सुरक्षित कैसे रखेगी अगर वो जेल नहीं जाता है। फिर भी तमाम मुद्दे बातचीत करेंगे। चिराग पासवान ये पार्टी के प्रवक्ता हैं, चंदन सिंह। लगातार आप लोग बेरोजगारी, शराब जैसी नीतियों पर सरकार पे सवाल उठाते रहे हैं। जो सरकार के नए फरमान आए हैं, क्या इससे आप सहमति हैं आपकी? देखिए, बहुत बचकाना फैसला है बिरजू जी। अब सरकार हेलीकॉप्टर पहले घुमाई, शिक्षकों को लगाई, ड्रोन घुमाई, जनता का समर्थन नहीं है। और कई बार आप ही लोग के मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि पुलिस प्रशासन पे कई बार शराब सिंडिकेट हमला कर चुका है। अभी मुजफ्फरपुर की घटना है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, जहां प्रशासन ग्रामीणों को दौड़ा दौड़ा कर मार रही है शराब के नाम पर, और ग्रामीण फिर पुलिस को मार रहे हैं। तो एक गृह युद्ध की जो स्थिति है बिहार में, यह तो होना ही था। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जिनका सलाह मान रहे हैं, अपने बंद कमरा में जो उनके अफसर हैं जो सलाह इनको दे रहे हैं, उल जलूल फैसला है। शिक्षक जो बिहार का भविष्य बनाएंगे बच्चों का, उनसे आप शराब सिंडिकेट को खुजवाएंगे तो कहीं ना कहीं समझिए कि बिहार में एक अराजकता की स्थिति है इस पर। और सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है, सरकारी खजाने का लूट हो रहा है शराबबंदी के नाम पर। हम लोग बार बार कहते हैं कि सरकार को सर्वदलीय बैठक इसमें बुलाना चाहिए। आप देखे होंगे कि विधानसभा में भी शराबबंदी पे कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है। आप लाखों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, इसमें रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार में खड़ी हो गई है। शराब सिंडिकेट धड़ल्ले से व्यापार कर रहे हैं और प्रशासन को घेर कर मार रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं से यह फैसला स्वागत योग्य नहीं है। युवाओं को लेकर लगातार आपकी पार्टी, आपके नेता, आप लोग बात करते रहे हैं। यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हैं अभी भी, बिहार की बात की जाए तो आंकड़ा 700, 800, 900 के आसपास है। कुछ लोगों को लाया भी गया है। सदन अभी चल रहा है, जब सवाल लगातार उठने लगा, सहयोगी ही जब सवाल उठाने लगे तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं था। अब मालूम चलता है कि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन जाते थे क्योंकि सस्ती पढ़ाई वहाँ होती है। देखिए, इस पे एक शेर है किसी शायर का कि हम आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार में जितने भी यूक्रेन में छात्र गए हैं वो मेडिकल की पढ़ाई गए हैं, करने गए हैं कमोवेश। बिहार में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, कितने मेडिकल कॉलेज हैं, तो आपके पास तो आंकड़ा भी नहीं है। जो यूक्रेन में फंसे हुए छात्र हैं, सही आंकड़ा आपके पास नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से आपको यही तो समझाने का प्रयास कर रही थी कि एक प्रवासी मंत्रालय हो, आपके पास डेटा हो। क्योंकि लगातार आपके छात्र, आपके युवा, कामगार बिहार से पलायन करते हैं। तो कितने छात्र हैं शिक्षा के नाम पे बिहार से बाहर नहीं पढ़ रहे हैं, कोटा पढ़ रहे हैं। वहाँ पे कोचिंग चलाने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, लेकिन व्यवस्था राजस्थानी है, बेंगलोर है, महाराष्ट्र है, मुंबई है। तो सरकार यहाँ पर देखिए, जो शिक्षण संस्थान जो थे वह ध्वस्त हो गए हैं बिहार में। आप कहीं भी, हमारा जो लिटरेसी रेट है वह देश भर के औसत में बिहार बहुत कम है। हम आईएएस आईपीएस को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो बाहर जाके तैयारी कर रहे हैं, वो कंपटीशन को पास कर रहे हैं। तो बाहर में फंसे हुए विद्यार्थियों के प्रति सरकार लापरवाह है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी तक सही डेटा
नहीं मालूम है। ये तो सदन में उनके कि सस्ता पढ़ाई होता है, हमको तो मालूम ही नहीं था कि यूक्रेन में मेडिकल का पढ़ाई बहुत सस्ता होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको शर्म आनी चाहिए। बिहार में वो व्यवस्था आप लाइए कि यहाँ के जो मेधावी छात्र हैं वह अपने ही बिहार में पढ़े, और यहाँ हमारा 13 करोड़ की जनसंख्या है। पटना से बाहर आप सुदूर देहात में चल जाइए तो इलाज के अभाव में गरीब दम तोड़ देता है। आप हेलीकॉप्टर से शराब खोज रहे हैं, आप एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कीजिए कि अररिया, कटिहार, पूर्णिया, इस सब साइड में जो गरीब है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, उसको जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य सुविधा मिल पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, कैसे फैसले आप ले रहे हैं? यही सब। एक सवाल है, आपके बसौल बीजेपी विधायक, आपने बयान का सुना होगा, जो अल्पसंख्यकों को लेकर बातें उन्होंने कही थी, उसको लेकर बीते दिन सदन में खूब बवाल हुआ। तेजस्वी ने एक के बाद एक कई सवाल उठाए। आपकी पार्टी उस बयान को लेकर क्या स्टैंड रखती है? क्योंकि बचौल ने साफ भी कर दिया, फिर भी आप क्या सोचते हैं अल्पसंख्यकों को लेकर? क्या उनकी वोटिंग राइट्स देश में छीन लिए जाए? देखिए, बिहार के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनकी गाढ़ी कमाई, टैक्स का पैसा से सदन चल रहा है। इन तरह के सवालों से जनता का समय बर्बाद करने का हक न सत्ता को है न विपक्ष को है। बिचौल जी ने जो बयान दिया उसका हम लोग के संविधान में कोई जगह नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई। लेकिन अगर ओवैसी के पार्टी के विधायक राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर जब प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो ऐसी आवाज़ें तो उठेंगी। तो दोनों तरफ से गलती है, और दोनों तरफ को ये कोई अधिकार नहीं दे रहा है कि बिहार के 13 करोड़ आवाम का जो ज़रूरत का जो समय था, जहां उनके मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए थी, वहां तू मैं में समय को बर्बाद किया गया। इसके लिए तो बिहार की जनता से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या विपक्ष जो है जन सरोकार के मुद्दे को उठाने के बजाय बीजेपी को घेरने का एक मौका ले? देखिए, बिना वजह का बात का बतंगड़ बनाया गया। बेरोजगारी पे फोकस विपक्ष को करना चाहिए, क्योंकि 19 लाख रोजगार का इन्होंने वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों ने 19 लाख रोजगार का बात किया था। अभी अभ्यर्थी, एसएससीटी के जो छात्र हैं, कई ऐसे जो वार्ड सचिव हैं और बहुत तरह के जो धरना पे बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। और बिहार में अपराध जो बढ़ा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि बिहार अपराध में 23वें अंक पे है। तो बिहार पहले अंक पे क्यों नहीं आ सकता है? बहुत सारे ऐसे थाने हैं बिरजू जी, जहां गरीब लोग जब जाते हैं तो थानों में एफआईआर तक नहीं लिखा जाता है। तो आप तो वो डेटा को प्रस्तुत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आंकड़ों में है, लेकिन ऐसे जाकर देखिए कि गरीबों की बात आपके थाने नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि वो तो शराब खोजने में बेचैन है। रात दिन शराब। यहाँ दिने दोपहरिया 35 किलो सोना लूट लिया जाता है। पटना की सड़कें रक्त रंजित हुई पड़ी हैं। बिहार में अपराध इतना बढ़ा हुआ है कि एक दौर था जो जब बिहार के लोग अपना गाड़ी और धन दिखाने से डरते थे, पुनः वही दौर वापस आ गया है। और यहाँ पर अपहरण, हत्या, लूट, फिरौती का जो एक सिंडिकेट चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं इनका सरकार घुटना टेक चुकी है, हम ऐसा मानते हैं। चुनाव आयोग ने एमएलसी चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। आप लोग कब तक उम्मीदवार सूची जारी करेंगे? देखिए, 1 से 2 दिन में हमारी भी पार्टी सूची को आप लोग के सामने प्रस्तुत कर देगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी वरिष्ठ साथियों के साथ बैठक कर रहे हैं, और इस पे जल्द से जल्द घोषणा कर दी जाएगी। बिल्कुल, एमएलसी 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है, जिसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लगातार तैयारियां कर रही है। और वो दिन आ गया है, 1-2 दिनों में जो है वो चिराग पासवान की तरफ से ऑफिशियली तमाम नामों की सूचना जो है और वो मीडिया को दी जाएगी। सब कुछ तय कर लिया जाएगा। तमाम मुद्दों पर बातचीत किए प्रवक्ता थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चंदन सिंह। इस खबर में इतना ही। देखते लाइन्स बिहार। नमस्कार।